वेलकम स्टूडेंट्स, एचपी स्टडी लवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के अक्टूबर मंथ के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इससे पहले हमने अक्टूबर मंथ के फर्स्ट और सेकंड वीक के करंट अफेयर कवर किए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट न्यूज़ की। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हाल ही में जिसे केंद्र सरकार ने लागू किया था, उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अडॉप्ट कर लिया है, लागू कर लिया है इसको। और इसकी जानकारी जो है हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दी है। तो बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, क्या क्या चेंजेस जो हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये हमारी थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, देश की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 2 बार शिक्षा नीति लाई जा चुकी हैं और सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 में लाई गई थी। हाँ जी, 1968 में लाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और दूसरी जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में लाई गई थी, जो राजीव गांधी जी के द्वारा लाई गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि 2 बार जो पहले शिक्षा नीति लाई जा चुकी है 1968 में और 1986 में, और ये जो है वो तीसरी शिक्षा नीति है जो 2020 में लाई गई है। और ये जो शिक्षा नीति है वो 34 ईयर्स के बाद लाई गई है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि ये जो तीसरी शिक्षा नीति है ये कितने साल बाद लाई गई है। तो ये 34 ईयर्स के बाद जो है लाई गई है। और अगर हम इसमें बात करें तो ये जो नीति है, जो शिक्षा नीति है 2020, इसकी जो बनाने की अध्यक्षता की गई है वो कस्तूरी रंगन आयोग ने की गई है। तो कस्तूरी रंगन आयोग ने जो है, आपको याद रखना है, कस्तूरी रंगन आयोग जो है उन्होंने बनाया है इस शिक्षा नीति को। और एक एग्जाम में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट शिक्षा नीति थी, जो पहली शिक्षा नीति थी, वो जो थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो वो बनाई गई थी कोठारी आयोग के द्वारा बनाई गई थी जो पहली शिक्षा नीति थी। तो बात करते हैं क्या क्या चेंजेस जो हैं वो इस शिक्षा नीति में लाए गए हैं। तो इस शिक्षा नीति में भारत जो है वो 6% अपनी जीडीपी का, इंडिया जो है वो 6% जीडीपी का जो है वो खर्च करेगा, जो एजुकेशन के ऊपर खर्च करेगा। 2020 की जो शिक्षा नीति है जो लाई गई है, और इसमें एक नया पैटर्न जो है वो अडॉप्ट किया गया है। पहले जो पैटर्न था वो 10+2 का पैटर्न होता था, अब इसको जो है वो चेंज कर दिया गया है। और अब जो पैटर्न है वो रहेगा आपका 5+3+3+4। मतलब आपकी जो आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग जो होती थी उसको 5 ईयर का टेन्योर दिया गया है, और उसके बाद जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसका टेन्योर दिया गया है, और उसके बाद जो आपकी मिडिल एजुकेशन है उसको 3 ईयर का टेन्योर दिया गया है, और आपकी जो हायर एजुकेशन होती है उसको 4 ईयर का टेन्योर दिया गया है। तो ये 5+3+3+4 का जो पैटर्न है वो अडॉप्ट किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और क्या क्या चेंजेस जो हैं इसमें लाए गए हैं। तो इसमें एमफिल जो है वो ख़त्म कर दी गई है। हाँ जी, नई शिक्षा नीति में जो एमफिल थी वो ख़त्म कर दी गई है। और साथ ही में जो चेंज हुआ है वो पीएचडी का जो टेन्योर है, हाँ जी, जो पीएचडी का जो टेन्योर है उसको 3 से बढ़ाकर 4 साल का कर दिया गया है, 4 ईयर का कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि पीएचडी का टेन्योर भी 4 ईयर। और भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, हाँ जी, मानव संसाधन मंत्रालय जो था, उसका नाम बदलकर अब जो है वो कर दिया गया है आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय भी बोल सकते हो आप इसको। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसका नाम कर दिया गया है चेंज करके। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है इसमें। नेक्स्ट और क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें, तो जो नई शिक्षा नीति है अब उसमें जो है वो लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा गया है। लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा गया है मतलब आप 5th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में ले सकते हो। साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है कि 6th क्लास से ही आपको स्किलफुल बनाया जाएगा।
मतलब अब वो रट्टा मारने वाला जो ज़माना है वो चला गया है। अब 6th क्लास से ही आपको क्या किया जाएगा, स्किलफुल बनाया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी किसी भी एक मेन स्ट्रीम में जो आप चाहते हैं। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे एक और चेंज किया गया है, यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा गया है। तो इसमें जो है आपका एनरोलमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो सरकार का ये टारगेट है कि 2030 तक स्कूल्स में 100% क्या करना है, एनरोलमेंट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में आ सकें। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चेंज हुआ है वो हुई है फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है एजुकेशन में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, बीच में एजुकेशन छोड़ देते हो। जैसे आपने 1 साल के बाद जो है अपना जो भी आप एजुकेशन ले रहे थे उस कोर्स को छोड़ दिया, तो आप उसको बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हो, जब चाहो आप उसको बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप 2 साल बाद छोड़ते हो इसको तो आपको जो है एक डिप्लोमा दिया जाएगा। 2 साल के बाद आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल के बाद छोड़ते हो बेसिकली तो आपको एक डिग्री दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, जिसके साथ साथ आपको क्या किया जाएगा जो है वो, आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है, मतलब अगर आप कभी भी छोड़ देते हो तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो एजुकेशन को। और इसके लिए एक प्रॉपर एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा जो आपका ये सारा रिकॉर्ड जो है वो रखेगा। आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी में। मतलब अब आप आर्ट्स फिजिक्स के साथ साथ जो है, अगर आप हिस्ट्री के भी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और अब जो है वो सिंगल एक अथॉरिटी होगी। जैसे इसमें जो HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद रखना है UGC और AICTE और NCTE, इन सब को हटाकर जो है वो HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ही सिंगल रेगुलेटर अथॉरिटी जो है वो एजुकेशन की फील्ड में जो है वो एस्टेब्लिश की जा रही है। और नेक्स्ट बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है इसमें, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है एजुकेशन को, डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है एजुकेशन को। मतलब अब आपको जो एजुकेशन दी जाएगी वो डिजिटली दी जाएगी। हो सकता है ई-कोर्सेज के माध्यम से भी दी जाए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ तक भी जो है ईजिली एजुकेशन जो है वो पहुँचाई जा सकती है, रूरल एरियाज़ में भी। और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लाया गया है इसमें, दैट इज़ लोक विद्या को लाया गया है। लोक विद्या में क्या होगा, जो हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है, जो कल्चरल और हेरिटेज से रिलेटेड जो है वो हमें एजुकेशन दी जाएगी इसमें, नई शिक्षा नीति में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं इसमें। तो ये आपको सब याद रखने हैं कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो इसमें लाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। सेकंड न्यूज़ है हमारी, जो चौपाल पुलिस स्टेशन है, शिमला का जो चौपाल पुलिस स्टेशन है, उसको जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने टॉप 10 पुलिस स्टेशन में जो है इसको स्थान दिया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा चौपाल पुलिस स्टेशन है, हाँ जी, चौपाल पुलिस स्टेशन है शिमला का, ठीक है, उसको टॉप 10 पुलिस स्टेशन में जो है वो जगह मिली है। और यहाँ पर ये जो किया गया है वो अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों और सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है। तो ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हमारा जो पुलिस स्टेशन है एक, वो टॉप 10 में आया है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में बात करते हैं। हाल ही में जो है इसकी जो राशि है वो बढ़ाकर 40,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी गई है। तो इसीलिए ये स्कीम न्यूज़ में थी। तो आपको याद रखना है कि आपको पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो है वो कितनी राशि जो है वो दी जाती है। तो ये 51,000 की जो राशि है वो दी जाती है। तो बात करते हैं, जब 2017 में वीरभद्र सिंह जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय ये जो राशि थी वो
2017 की बात कर रहे हैं हम, 2017 में इसे 25,000 से बढ़ाकर 40,000 किया गया था, 40,000 किया गया था। और अब जो है वो इसको बढ़ाकर जो है वो 40,000 से बढ़ाकर जो है वो 51,000 किया गया है। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 की, जो जयराम सरकार के द्वारा लाई गई है। और इसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है कन्यादान योजना के लिए। तो सबसे पहले तो ये हिमाचली लड़कियों के लिए है। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है वो सबसे पहले जो है वो हिमाचली गर्ल्स के लिए है। और दूसरी, जो लड़कियां अनाथ हैं तथा जिनके पिता शारीरिक रूप और मानसिक रूप से अक्षम हैं, जिनके पिता शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, उनको सहायता दी जाएगी। और ये बीपीएल परिवारों के लिए है जिनकी इनकम जो है वो 35,000 से लेस है, जिन परिवार की इनकम जो है वो 35,000 से लेस है। और इसके लिए जो लड़की की एज है वो 18 अबव होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और वो जो जिस व्यक्ति के साथ वो शादी कर रही है उसकी डिटेल जो है उसको देनी पड़ेगी। और ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ये जो है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के बारे में बात करते हैं, जो अभी इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा जो है वो मनाया गया है। और ये कुल्लू दशहरा जो एक यहाँ पर पहली बार, इस कुल्लू दशहरा में पहली बार जो 11 देवता हैं उन्होंने पार्टिसिपेट लिया है। मतलब इससे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में काफ़ी सारे जो देवी देवता थे वो पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार सिर्फ और सिर्फ 11 देवताओं ने जो है वो इसमें भाग लिया है। और ये जो कुल्लू दशहरा है ये इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1660 में जो था इसको शुरू करवाया गया था। जो राजा जगत सिंह कुल्लू के राजा थे उन्होंने जो था इसको शुरू करवाया था 1660 में। और यहाँ पर जो है कुल्लू दशहरा में जो है ये ढालपुर के मैदान में, कुल्लू दशहरा जो है वो ढालपुर के मैदान में लगता है। और राजा जगत सिंह ने इसको शुरू करवाया था। और यहाँ पर रघुनाथ जी की जो है वो रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें काफ़ी सैकड़ों देवी देवताएं जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन 360 सालों के इतिहास में पहली बार इसमें बहुत ही कम देवताओं ने भाग लिया। तो टोटल इसमें जो था 11 देवताओं ने इस बार भाग लिया है। तो ये एक रिकॉर्ड बना है, तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दारचा बरसी और पलचान पुल के बारे में। तो दारचा बरसी अभी हाल ही में जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थी उन्होंने 44 पुल जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो था उनको जो था इनोग्रेट किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी 2 पुल शामिल हैं। तो आपको याद रखना है, जो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने 44 पुल का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो इनोग्रेशन किया है उसमें हिमाचल प्रदेश के 2 पुल जो हैं वो शामिल हैं। तो इसमें पहला पुल है दारचा बरसी। ये दारचा बरसी जो पुल है वो मनाली सरचू लेह मार्ग पर स्थित है। और ये जो है वो भागा नदी के ऊपर है। और इसकी जो लंबाई है, इस पुल की जो लंबाई है वो है 360 मीटर। तो आपको याद रखना है 360 मीटर जो है वो इसकी लंबाई है। और कौन सी नदी के ऊपर है ये? भागा नदी। तो ये पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में कि दारचा बरसी जो पुल है वो कितना मीटर लंबा है और किस नदी के ऊपर बना है और कहाँ पर है ये। तो ये है आपका दारचा में, मतलब लाहौल स्पीति में है ये, लाहौल स्पीति में है ये। और ये 11,020 फीट की ऊंचाई पर है बेसिकली। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पुल की, ये है आपका पलचान पुल। हाँ जी, पलचान पुल के बारे में बात करते हैं। ये 110 मीटर लंबा है, 110 मीटर इसकी लेंथ है। और ये जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना है। और ये आपका पड़ेगा मनाली में है ये आपका, सोलंग वैली में है ये, सोलंग वैली में।
और ये भी मनाली सोलंग लेह मार्ग पे ही पड़ता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट ब्रिजेस जो हैं वो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं वंदे भारत मिशन। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश की काफ़ी प्रशंसा की है वंदे भारत मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि वंदे भारत मिशन जो है वो किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये जो कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी है, वायरस के कारण जो वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो विदेशों में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए जो हमारे लोग फंसे थे, क्योंकि इंटरनेशनल जो यातायात सर्विसेज थी वो बंद हो गई थी, तो उसके बाद ये वंदे भारत मिशन चलाया गया था ताकि विदेशों में फंसे जो भारतीय हैं उनको वापस लाया जा सके। तो इसके लिए ये स्कीम थी, वंदे भारत मिशन था, ये किया गया था और काफ़ी ज़्यादा लगभग 15,000 भारतीयों को जो था वो वापस लाया गया था इसके तहत। तो ये हिमाचल गवर्नमेंट का काफ़ी प्रेज़ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मलाना के बारे में। तो मलाना काफ़ी न्यूज़ में था अभी, तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते आए हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो बात करते हैं मलाना के बारे में। तो मलाना जो है वो एक प्राचीन गांव है जो कुल्लू घाटी की खूबसूरत वादियों में स्थित है और ये आपका दो चोटियों के बीच में पड़ता है, देव टिब्बा और चंद्रखानी के बीच में। चंद्रखानी और देव टिब्बा चोटियों के बीच में ही स्थित है। और आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि मलाना के निवासी जो हैं वो किसके वंशज हैं। तो आपको याद रखना है सिकंदर के वंशज हैं। ठीक है, जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था ब्यास नदी के किनारे, तो जो था सिकंदर के कुछ सैनिक जो थे वो ब्यास नदी के किनारे जो थे वो बस गए थे और ये अपने आप को जो है मलाना के निवासी जो हैं वो सिकंदर का वंशज मानते हैं। और यहाँ पर जो हैं भारतीय कानून नहीं चलते हैं क्योंकि ये विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। हाँ जी, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है मलाना में स्थित है। यहाँ पर भारतीय कानून बिल्कुल नहीं चलते हैं। ठीक है, और ये जो लोग हैं ये अपने ही कानून चलाते हैं और इसके लिए बाकायदा इन्होंने अपनी एक संसद जो है वो बनाई हुई है जो सारे फैसले करती है। तो बात करते हैं इनकी संसद के बारे में। हाल ही में एलाइड में इसका क्वेश्चन भी आया था कि आपको पूछा गया था कि ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग क्या हैं। बेसिकली आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग क्या हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये क्या है, जो मलाना है उसकी संसद है, ये संसद का कनिष्ठांग जो है वो निचला सदन है संसद का, और ज्येष्ठांग जो है वो उच्च सदन है मलाना की संसद का। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनता है कि मलाना के जो निवासी हैं उनकी भाषा क्या है। तो कणाशी भाषा बोलते हैं ये, यहाँ पर मलाना के जो लोग हैं वो कणाशी लैंग्वेज बोलते हैं। कणाशी लैंग्वेज एक मिश्रण है तिब्बती और संस्कृति का, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, और सबसे प्रसिद्ध जो है वो कुल्लू वो जाना जाता है अपनी अच्छे स्तर की भांग के लिए। हाँ जी, मलाना क्रीम जो है वो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में और उच्च क्वालिटी की जो है यहाँ पर जो है आपको चरस देखने को मिलती है मलाना में। और दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। मलाना के देवता के बारे में पूछा जाता है, तो जमालू देवता जो है मलाना के देवता हैं, तो इनसे रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मलाना में उत्सव कौन सा मनाया जाता है। तो फागली उत्सव जो है वो मलाना में मनाया जाता है और मलाना शोन भी यहाँ का जो है एक उत्सव है जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मलाना से रिलेटेड। तो एग्ज़ाम में काफ़ी सारे फैक्ट्स मलाना से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए।